हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, आरआरबी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है 2025 में, वो कभी भी हो सकता है। तो इसको लेके जो बच्चे हैं उनके मन में काफ़ी डाउट रहता है कि सर जो है जीएस में अच्छा स्कोर कैसे करें, स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस एरिया पर ज़्यादा फोकस करना है, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, सिलेबस, बुक्स, ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं हम इस क्लास में एड्रेस कर लेंगे। तो इस क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर आप 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और ये जो क्लास रहेगी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी भाई, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रेटजी डिस्कस होगी यहाँ पे जी के जी एस की, ठीक है। जो भी रहेगा आपको यहीं पे दिख जाएगा सारा कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम जो है नंबर वाइज क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे यही रहेंगे। अगर कोई आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। अगर कोई भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं एक और जो है क्लास लेके आ जाऊँगा, वीडियो बना दूंगा उस पर भी, ठीक है। बाकी हमारी ये कंप्लीट स्ट्रेटजी रहेगी कि कैसे हमें जो है जी के जी एस प्रिपेयर करनी है। देखिए हमारा जो एम है ना वो 45 to 35 होना चाहिए कि 35 हमारे क्वेश्चन सही हो जाएं। तो वो कैसे होंगे? देखिए 40 में से 40 लाना तो ये तो बहुत ही मुश्किल है ना। 3-4 क्वेश्चन तो कितना ही पढ़ लो आप, जब भी गलत होंगे या फिर नहीं आएंगे। तो हमारा टारगेट 35 रहेगा 40 में से, ठीक है। जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं वही देखेंगे हम। ऐसे नहीं कि आपको कह दूं 40 में से 40 आ जाएंगे, नहीं। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर शिफ्ट में जो नहीं होते हैं। तो हमें 35 के लिए लड़ना है, जो सबको आता है वो हमें भी आता हो, बस इतनी सी चीज़ें हैं। और मैंने भाई पूरे जो पेपर है ना 2021 का वो सारा एनालिसिस करा है। 2019 में फॉर्म भरे गए थे और 2021 में पेपर हुआ था। वो मैंने कंप्लीट एनालिसिस के बाद ही आपको ये जो क्लास है ये लेके आया हूँ मैं स्ट्रेटजी की। तो आप रिलाई कर सकते हैं इस चीज़ पे। बाकी आप खुद भी देख सकते हैं PYQ का, कोई इशू नहीं है। आप अच्छे से खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैंने जो क्वेश्चंस देखे हैं और मैं आपको देखो पढ़ा भी रहा हूँ, PYQ जितने भी हैं हम सारे PYQ कर भी रहे हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने ये स्ट्रेटजी वीडियो लाया हूँ कि कैसे और कौन सा एरियाज़ हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो क्लास को कंप्लीट देखना है, तभी आपको जो है इस चीज़ का पूरा फ़ायदा मिल पाएगा। नहीं आप तो भाई देख के और चले जाएंगे तो उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं आपका, मैं पहले ही बता दूँ आपको, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, एड्रेस करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। तो देखिए बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। 2000 जो 21 का पैटर्न था, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें देखिए क्या था कि देखिए सीबीटी, पहले बता देता हूँ मैं एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए सीबीटी 1 होता है इसमें और सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 1 में क्या है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस के 40 क्वेश्चन आएंगे और मैथ्स के आएंगे 30 क्वेश्चन। इंग्लिश इस एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है, जिसको नहीं पता उस उनके लिए बता रहा हूँ मैं, जो अभी नए बच्चे प्रिपरेशन में लगे हैं, ठीक है भाई। तो 100 नंबर के जो है क्वेश्चन होते हैं और 100 ही क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब आपका CBT 1 क्लियर हो जाता है उसके बाद होता है CBT 2। और इसमें कितने क्वेश्चन रहते हैं, तो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 40 है इसका वेटेज और यहाँ पे 50 हो जाता है। और मैथ्स के 35 क्वेश्चन। तो इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हो जाते हैं 120 क्वेश्चन और टाइम आपका 90 मिनट ही रहता है। इसके बाद जब दोनों क्वालिफाइड हो जाते हैं आपके, CBT 1 CBT 2, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है भाई। और इसमें होती है नेगेटिव मार्किंग, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छे से, 1/3। मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो सही में से 0.33 मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये हमने देख लिया क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो जीके के 40 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन CBT 2 में, तो 90 क्वेश्चन है। हमें 90 क्वेश्चंस के लिए पढ़ना है, ठीक है। और जिनमें से हमारे 80 क्वेश्चन कम से कम सही होने चाहिए। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है वो हम देखते हैं अब, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों का क्या है। तो हमने देख लिया पैटर्न क्या रहता है। तो 2019 का जो पैटर्न था वो यही था। तो अभी यही रहने वाला है मेरे हिसाब से, तो पैटर्न भी यही रहेगा, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा, इतने ही क्वेश्चन आएंगे CBT 1 में और CBT 2 में, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं। देखो बच्चे कहते हैं क्वेश्चंस और फोकस एरिया। तो देखिए मैंने जितना एनालिसिस किया है उसके हिसाब से जो पॉलिटी होती है, भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, उसमें 2 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं CBT 1 में, ठीक है। एरिया मैं बता दूंगा अभी आगे चल के कि किस एरिया से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो CBT 1 में जो है पॉलिटी से 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे, आज जो अभी तक आए हुए हैं 2019 वाले एग्ज़ाम में। और CBT 2 में 4 से 7 क्वेश्चन, इनके बीच में ही रहता है। 4 भी पूछ लेगा, 5 भी पूछ लेता है, कभी 7 भी पूछ लेगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे 1-2 क्वेश्चन का होता रहता है इसमें। तो इससे आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है भाई। तो आगे देख लेते हैं हमारा कौन सा है। तो हिस्ट्री में देखिए क्या है। यहाँ पे आपको 4 से और 6 क्वेश्चन मिलेंगे CBT 1 में।
और CBT 2 में 5 से 7 क्वेश्चन, तो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। ज्योग्राफी जो भूगोल है उसमें देखिए CBT 1 जो होगा आपका, इसमें 4 से 6 क्वेश्चन के बीच में रहते हैं। CBT 2 जो होगा उसमें देखिए 5 से और 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भाई आप चार्ट यहाँ से देख लें अच्छे से, और ख़ुद भी लिख लें एक पेपर पेन और लेके, ठीक है, उससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो इकोनॉमिक्स भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें CBT 1 में 2 से 4 क्वेश्चन और CBT 2 में 2 से 6 क्वेश्चन के बीच में पूछे गए हैं। साइंस में क्या है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट होते हैं साइंस में, तो साइंस में जो CBT 1 है 2 से और 4 क्वेश्चन पूछते हैं, CBT 2 में 4 से और 6 क्वेश्चन। स्टेटिक जीके के क्वेश्चन भी आते हैं भाई, तो स्टेटिक जीके के CBT 1 में जो है 7 से 8 क्वेश्चन और CBT 2 में 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स के 4 से 6 क्वेश्चन CBT 1 में और CBT 2 में 5 से 8 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स का वेटेज भी ठीक ठाक ही है भाई। और कंप्यूटर भी आता है भाई, कंप्यूटर में आपके 2 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं, और CBT 1 में CBT 1 और CBT 2 में 2 से 3 क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हम, देखो सब्जेक्ट वाइज अपने इंपॉर्टेंट एरियाज़ जिनका हमने किया है एनालिसिस कि कौन कौन से एरिया से पूछे जाएंगे। देखिए मेन बात है हमारा कि हमें जो एरियाज़ पता हैं, जो क्वेश्चंस पूछे हैं PYQ में, उसी से हम एरियाज़ निकालेंगे और उन एरियाज़ को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये एक अच्छे स्टूडेंट की स्ट्रेटजी होती है कि जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उसे एनालिसिस ऐसे ही करते हैं पढ़ने के बाद कि किस एरिया से क्वेश्चन पूछा है। उससे हमारे जो है अनवांटेड जो हमारा टाइम होता है, कॉस्ट बेनिफिट जो होता है अच्छा निकलता है। अनवांटेड टाइम हमारा ख़राब नहीं होता। जैसे मान ले जो अच्छा जैसे अनवांटेड टाइम होता है कि भाई हमने ना ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, तो ये अनवांटेड भाई हम पढ़ते जाते हैं, उसका कुछ कॉस्ट बेनिफिट तो निकलता नहीं है। कॉस्ट बेनिफिट कैसे निकलेगा, हम PYQ का एनालिसिस करेंगे। तो देखिए स्टैटिक जीके में क्वेश्चंस जो बनते हैं, देखो डांस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आप अगर मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं मेरी PYQ सीरीज़ जो चल रही है, बिल्कुल फ्री है, आप लोगों के लिए बनाई गई है वो। तो RRB NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसके फॉर्म भरे गए थे। 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चन मैंने PYQ के करा दिए हैं और करा रहा हूँ, अभी चल रही है वो सीरीज़, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो डांस के क्वेश्चन काफ़ी हैं, आपने करे होंगे मेरे साथ तो आप देख सकते हैं। तो डांस के क्वेश्चन है, डांस में क्लासिकल डांस और फोक डांस भी है और क्लासिकल डांस जो है। ठीक है, और कौन क्लासिकल डांस का स्टेटस देता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हैं। जैसे कि संगीत नाटक अकादमी क्लासिकल डांस का स्टेटस देती है। फोक डांस स्टेट में अगर कोई फेमस फोक डांस है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फेस्टिवल से क्वेश्चन आता है, जैसे एग्जामिनर का फोकस था 2021 वाले एग्ज़ाम में नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट के जो फेस्टिवल्स हैं उन पे, और या कोई करंट में कोई न्यूज़ में चल रहा है कोई फेस्टिवल, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो इतना आपको ध्यान रखना है। थर्ड क्या है हमारा स्टैटिक जीके में, जैसे टेम्पल्स हो गए, मोन्यूमेंट्स हो गए, तो किसने बनवाए या फिर लोकेशन कहाँ है इनकी, तो ये आपको ध्यान रखना है। किस स्टेट में है, किस राजा ने बनवाया, ये थोड़ा सा याद रख लें आप। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का है ये, आर्ट एंड कल्चर का। उसके अलावा बुक्स और ऑथर्स पूछता है स्टैटिक में। ठीक है, किसने कौन सी बुक लिखी, ऑथर कौन है, तो फेमस जो बुक हैं वो आप याद रख सकते हैं, या करंट में जो चल रही है 1.5 ईयर में। और नेक्स्ट है हमारा पद्मा अवार्ड्स, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, तो इनका आप ध्यान रखें भाई। इनसे क्वेश्चन बने हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। 2023 का भी याद रखने हैं आपको, 2024 के भी। तो पद्मा अवार्ड से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी गए हैं। और जैसे डेज़ हो गए, इंपॉर्टेंट डेज़। ठीक है, आपसे कोई डे दे दिया तो आपको बताना है, तो डेज़ का क्वेश्चन भी आता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो नेशनल पार्क्स, जो नेशनल पार्क्स हैं उनसे भी क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं भाई, आए हुए हैं 2021 की शिफ्ट, किसी ना किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा ही गया है नेशनल पार्क्स के ऊपर। तो ये हमारे स्टैटिक जीके के पोर्शन है। इसके अलावा आप खुद से भी एनालिसिस करेंगे, PYQ जो मैं सीरीज़ लगा रहा हूँ उसमें देखेंगे, तो वहाँ से भी आपको कुछ एरियाज़ पता लगेंगे। मेन एरिया हमारे यही है कि एरिया जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है भाई, आप SSC का भी देखेंगे तो भी इन्हीं एरिया से पूछ रहा है। नेक्स्ट है हमारा, अब आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का क्या है भाई, तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स याद रखने हैं 2024 के, 2024 के और एक 2023 के, या आपको जो है अवार्ड्स याद रखने हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स जिसको भी मिला है। गवर्नमेंट स्कीम्स पे जो है एग्जामिनर का फोकस रहता है। ठीक है, जो स्कीम्स हैं वो कब लॉन्च करी गई हैं, डेट पूछता है उनका, और कोई एप्लीकेशन है तो वो ज़रूर पूछेगा। ठीक है, एप्लीकेशन नहीं,
ऐप्स कोई अगर डेवलप करी है, न्यूज़ में है, तो वो क्वेश्चन पूछेगा। और गवर्नमेंट स्कीम से जो बहुत ही फेमस स्कीम होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, ऐसी कोई स्कीम है तो वो ज़रूर पूछता है भाई। तो ये आपको ध्यान रखनी है, स्कीम की लॉन्च डेट, ठीक है, और कोई ऐप लॉन्च करी है तो ये। करंट अफेयर्स में अवार्ड्स एंड ऑनर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ऐप्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई न्यूज़ है, जैसे अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ है तो वो किसने जीता है, ऐसा आपसे पूछ लेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी हुई है तो वो किसने जीती है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो फोर्थ देख लेते हैं, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस इन वर्ल्ड एंड इंडिया। तो देखो जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे यूएन का हेड कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, बिम्स्टेक का हेड कौन है, ठीक है, बिम्स्टेक की सबमिट हुई है अभी, तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर। और अगर कोई नई अपॉइंटमेंट हुई है यूएन की किसी भी एजेंसी में, ठीक है, जैसे यूनेस्को हो गया, यूनेस्को की फुल फॉर्म भी पूछ रखी है, तो यूनेस्को हो गया, इसका प्रेसिडेंट कौन है, हेडक्वार्टर कौन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं भाई। तो इन चीज़ों को हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, इसको ज़रूर पढ़ के जाना है, हेडक्वार्टर। और कोई अगर नई अपॉइंटमेंट हुई है, अगर 2020-21 में अपॉइंटमेंट हुई है उसे छोड़ सकते हैं। अगर कोई नई अपॉइंटमेंट वर्ल्ड के किसी इंस्टीट्यूट में हुई है, यूएन ऑर्गेनाइजेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में, जने WHO में, ठीक है, WTO में, इन सब में अगर कोई क्या नाम है नई अपॉइंटमेंट हुई है तो वो आपको ध्यान रखनी है। या फिर किसी बाहरी इंस्टीट्यूशन में इंडियंस की अपॉइंटमेंट हुई है तो वो भी आपको याद रखनी है। बाकी इंडिया में जो इंस्टीट्यूशन है, अगर कोई नई जो है अपॉइंटमेंट हुई है, कोई सीएम बना है नया, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। गवर्नर तो आप छोड़ सकते हैं, बट सीएम का। इसके अलावा देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं वो चेंज हुए हैं, तो उसका उनका आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन से नंबर के हैं। देखो 3-4 चीज़ें पूछता है एग्जामिनर, पहले फर्स्ट जो थे, एक मिनट रुकिए भाई, तो देखिए जैसे आपसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके फर्स्ट सीजेआई कौन थे, ठीक है। उसके अलावा पूछ लेगा कि अभी जो बने हैं वो कौन से नंबर के हैं, 51वें नंबर के हैं, और संजीव खन्ना है उनका नाम। तो आपको नाम ध्यान रखना है और कौन से नंबर के हैं, और पहले कौन थे और दूसरे कौन थे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, इनसे भी क्वेश्चन पूछता है भाई, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, तो इंडिया की रैंकिंग क्या है, बहुत सारे जो इंडेक्सेस रिलीज़ होते हैं उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है वो आपको ध्यान रखनी है। या फिर जो वो इंडेक्स है उसे रिलीज़ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। और फर्स्ट और सेकंड किस कंट्री की रैंक है, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पे जो कंट्री है उसकी क्या रैंक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंडिया की रैंक इंडेक्सेस में क्या है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट है हमारा MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। ये हमने किस कंट्री के साथ अगर कोई करी है, न्यू रिसेंट में है, रिसेंट करंट अफेयर्स में है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स की कोई एक्सरसाइज हुई है इंडिया की और किसी अदर कंट्री की, पड़ोसियों की पूछता है, वैसे नेबरिंग कंट्री है तो उसकी पूछता है, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस, ठीक है। और MOU अगर हमारा किसी कंट्री के साथ हुआ है तो वो भी याद रखना है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में देखिए उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है, इसरो का न्यू अगर कोई मिशन लॉन्च हुआ है, कोई सैटेलाइट लॉन्च हुई है, लॉन्च व्हीकल, PSLV, GSLV, इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, फुल फॉर्म पूछ लेता है। सैटेलाइट अगर कोई लॉन्च करी है तो वो भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इसरो के कई शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं न्यू मिशंस के बारे में, जैसे अभी आदित्य L1 है, किससे रिलेटेड है, ठीक है, आदित्य L1, तो ऐसे आपको पूछ सकता है आप, ठीक है भाई। और ओलंपिक्स जो हुए हैं 2024 के, उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर्स मैं आपको बता दूं, देखो करंट अफेयर्स जो है आपको 1.5 ईयर के तैयार करने, 1.5 ईयर के, ठीक है भाई। करंट अफेयर्स पे आपको इतना फोकस करना है। और करंट अफेयर्स को फॉलो करने के लिए भाई आप कोई भी मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई स्पेसिफिक मैगज़ीन करनी है। वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर, ठीक है, तो उसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको इतने ही सोर्सेज काफ़ी हैं, और ये की एरियाज़ हैं, की एरियाज़, तो इनको फोकस करना है आपको। नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, साइंस। तो साइंस में क्या है, देखो साइंस में है यूनिट्स, मेजरमेंट, इन्वेंशंस, ठीक है। तो यूनिट्स, मेजरमेंट
और इन्वेंशंस पे आप फोकस कर सकते हैं, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। सेकंड है इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट, जैसे पॉलीग्राफ का पूछा है। पॉलीग्राफ का तो भाई 3-4 शिफ्टों में मैंने खूब लगातार देखा है, पॉलीग्राफ, तो ये देखा है। इसके अलावा साइंस में देखो विटामिन से पूछ लेगा क्वेश्चन, उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है ये भी पूछ सकता है। ठीक है डियर लर्नर्स, स्केलेटन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम ये आपको तैयार करना है। ऑप्टिक्स से, लेंस और मिरर से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है भाई, कॉनकेव, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इनका आपको ध्यान रखना है। सेल से क्वेश्चन पूछ रखा है। और दूसरा पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन आते हैं, मेटल नॉन मेटल से। बाकी आप केमिकल फार्मूला भी याद रख सकते हैं, केमिकल फार्मूला। ठीक है भाई, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो ये भाई बहुत ही एनालिसिस करके बनाई गई है ये क्लास, आप इस क्लास का बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप बेशक PYQ एनालिसिस करके देख लो, अगर आपको इन एरिया से बाहर कोई क्वेश्चन मिल जाए तो। ठीक है, आपके लिए काफ़ी मेहनत करी गई है। और देखिए भाई, आप इन चीज़ों को फॉलो करिए, और जो मेरी PYQ सीरीज चल रही है उसे फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली क्लासेज हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। ठीक है, और उसके अलावा देखो जो टेस्ट है ना, मैं वो भी लेके आ रहा हूँ अच्छे क्वेश्चंस का, ऐसे नहीं सिर्फ ऐसे जो वैल्यूएबल क्वेश्चन नहीं है वो भी पूछ लिए, नहीं, अच्छे क्वेश्चंस के लिए मैं टेस्ट लेके आ रहा हूँ आपका। 1-2 दिन में वो टेस्ट भी डल जाएगा आपको NTPC के लिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटी। पॉलिटी में देखो प्रियम्बल, प्रस्तावना जो है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रस्तावना जो है किस कंट्री से ली गई है, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट हुआ, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और प्रियम्बल में कुछ वर्ड हैं जैसे सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये जो है कब ऐड करी गई और किस कंट्री से ली गई है, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सब। ठीक है, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो किस से ली गई हैं, किस कंट्री से, तो ये प्रेम्बल के बारे में ऐसे क्वेश्चन है। अडॉप्ट कब किया गया, ये भी है। एनफोर्समेंट कब किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी यहीं पे दे रखा है प्रियम्बल में। तो इससे आप क्या नाम है पढ़ सकते हैं प्रियम्बल को, प्रियम्बल से क्वेश्चन बनते हैं। सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, किस किस कंट्री से हमने क्या क्या लिए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सोर्स का पूछ लेगा। 1935 के एक्ट से क्या लिया गया है, ठीक है, और कनाडा से क्या लिया गया है, और USA से क्या, कौन सा पार्ट लिया गया है या कौन सा आर्टिकल लिया गया है, ये सब आपसे पूछेगा और पूछा हुआ है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट्स आपको 12 से लेकर 36 तक याद रखने हैं भाई। फंडामेंटल राइट्स, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51 याद रखने हैं आपको, DPSP के ऊपर क्वेश्चंस बना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4, पार्ट भी याद रखना है भाई आपको इनका, और आर्टिकल भी याद रखना है। तो पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, और कितनी फंडामेंटल ड्यूटी हैं, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड करी गई थी। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट में क्या रिलेशन है, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछे हुए हैं, जैसे कैग से रिलेटेड आर्टिकल, CJI से रिलेटेड आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स जो हैं, और रिट जुरिस्डिक्शन, रिट्स कौन कौन सी इशू करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कौन सी इशू करता है। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा आर्टिकल किससे है, स्टेट और यूटी से रिलेटेड कौन से आर्टिकल हैं, किस पार्ट में दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया, तो इलेक्शन कमीशन का जो है कौन सा आर्टिकल है, कितने से कितने आर्टिकल के बीच में है। इसके अलावा देखो क्वेश्चन आ सकता है आपसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है कब ऐड किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कब दी गई थी, कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल के बीच है। उसके अलावा म्यूनसिपैलिटीज़ कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल के बीच में है, सब्जेक्ट कितने हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, और पूछ रखे हैं इन्होंने, आप देख सकते हैं PYQ को। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और अपॉइंटमेंट। अगर कोई अपॉइंटमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों पोस्टों के बारे में पता होना चाहिए भाई। अगर कोई अपॉइंटमेंट हुई है, जैसे CJI की अपॉइंटमेंट हुई है, या कोई जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हुई है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट हुई है। ठीक है, तो उन सब के जो हेड होते हैं, अगर कोई अपॉइंटमेंट हुई है तो वो आपको ध्यान रखनी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में फ़र्क पता होना चाहिए आपको। तो ये थे हमारे पॉलिटी के। पॉलिटी क्या, देखिए आप नोट्स, अगर आपने, देखो मैं ये नहीं कहता कि भाई आप किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को फॉलो करें, सब देखिए, अगर आपने कोचिंग ली है तो बहुत अच्छी बात है,
आप उनके मटेरियल को पढ़िए, नोट्स को पढ़िए, जहाँ पे आपको कमी दिखे आप उसमें ऐड ऑन करिए, उसमें क्या दिक्कत है भाई। पॉलिटी तो पॉलिटी रहेगी, डीपीएसपी को चेंज थोड़ी ना कर सकता है कोई, तो उन्होंने भी सही पढ़ाया होगा जहाँ से कोचिंग लिया आपने। बाकी आप पी वाई क्यू देखिए, पी वाई क्यू रिपीटिशन इतना ज़्यादा है भाई इस एग्ज़ाम में ना, रिपीट्स तो क्वेश्चन इतने होते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में, और एनटीपीसी में वही आरपीएफ में पूछ लेगा क्वेश्चन, और वही पूछ लेगा भाई इसमें एनटीपीसी में, तो भाई नए क्वेश्चन थोड़ी ना लाएगा पॉलिटी से बना के, जितने हैं उतने ही बस घुमा फिरा के थोड़ा सा पूछ सकता है। अगर एग्जामिनर मेहनत करने पाएगा तो घुमा फिरा के पूछ सकता है, अगर उसे मेहनत कम करनी है तो डिक्टो क्वेश्चन दे देगा। इवन भाई आपको मैं बताऊं कि ऑप्शंस भी सेम रहते हैं डियर लर्नर्स, ठीक है। डिक्टो ऑप्शन दे देता है एग्जामिनर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता है जो, उसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, उनकी साइट्स कौन कौन सी हैं, लोकेशंस क्या क्या हैं, तो लोकेशंस और साइट्स पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, टाइम पीरियड पे तो बहुत कम आता है क्वेश्चन, टाइम पीरियड पे नहीं पूछता है, मतलब अगर किसी चीज़ के अवशेष मिले हैं तो उस लोकेशन को पूछ लेगा, और कब से कब तक थी थोड़ा ये याद रखें वैसे, पर पूछता नहीं है आईवीसी का। रिवर का नाम ध्यान रखें, किस रिवर पर थी ये, ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जस्ट, आप पढ़ेंगे तो आप देखिए क्वेश्चन लगाएंगे खुद तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, ऐसे सिर्फ आप सुन लें उससे कुछ नहीं होगा, आप एक पेज पेपर पे लिख लें इन सब चीज़ों को, और खुद से, मैं नहीं कहता मेरे पे भाई ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है डियर लर्नर्स, बस आपको अपने क्रॉस चेक भी करते रहना है, ठीक है, खुद से भी देखना है पी वाई क्यू, और जब मैं पी वाई क्यू करा रहा हूँ आपके वो एग्ज़ाम वाले ही हैं, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं वो सब, ठीक है। आपको मैं फालतू में ऐसी चीज़ें बता दूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने पे मजबूर करते, तो वो वाली चीज़ नहीं है, हमारा मेन मोटो होना चाहिए एग्ज़ाम क्रैक करना, पढ़ तो हम बहुत बाद में भी लेंगे, ठीक है, हम उसी स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे, और सबसे अच्छी स्ट्रेटजी वही होती है कि आप एनालिसिस करें, देखें कि किस एरिया से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आ गया, ये अब नहीं आएगा नेक्स्ट वाले में, अरे भाई वो इंपॉर्टेंट एरिया है, वहाँ से एग्जामिनर फोकस कर रहा है, तो उस एरिया में आगे पीछे थोड़ा सा डीप में जा सकता है एग्जामिनर, इसलिए हम उस एरिया को पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेदिकेज, वेदिकेज से क्वेश्चन पूछ रखे हैं भाई, ठीक है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ये चारों वेदों से। बुद्धिज़्म जैनिज़्म से क्वेश्चन पूछता है, केव्स की लोकेशन पूछ लेगा, ठीक है, जैसे कि अजंता हो गई, अजंता केव्स, ठीक है, तो बुद्धिज़्म से, जैनिज़्म से, हिंदुइज़्म से कौन कौन सी केव्स रिलेटेड हैं, तो केव्स की लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। नासिक केव्स होगी, अजंता केव्स होगी, और कई सारी केव्स हैं जो हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से एसोसिएटेड हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है। चैत्याज क्या होते हैं, विहाराज क्या होते हैं, किससे रिलेटेड है, जैन से रिलेटेड है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, यक्ष यक्षिणी क्या होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना है बस उस लेवल, और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं आपने, चाहे कोचिंग से पढ़ा हो, ना भी पढ़ा हो, यूट्यूब से पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, आपने किसी की भी क्लास ली है, आप इन एरियाज़ पर फोकस करें, ये सब चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। आपको पर्टिकुलर एरिया को सर्च करके अगर यूट्यूब से देखनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया को सर्च करिए और उसको कर डालिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट मौर्यन पीरियड। तो मौर्यन पीरियड में क्या क्वेश्चन है, तो अशोकन पिलर्स रॉक्स जो एडिक्ट होते हैं, पिलर पे जो लिखे हुए इंस्क्रिप्शन होते हैं, रॉक्स पे लिखे हुए जो होते हैं उनके बारे में पूछता है, उनकी लोकेशन के बारे में पूछता है, या फिर अशोका ने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, अपना नाम लिखा है, तो वो वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो पिलर्स जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, उनकी लोकेशन ध्यान रखनी है। उसके अलावा मौर्यन पीरियड में क्रोनोलॉजी पूछ लेगा किंग्स के बारे में, ठीक है, पहला किंग्स कौन था, या इसकी स्थापना मौर्यन एम्पायर की किसने की थी, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, ये थोड़ा ध्यान रख लें क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं इन पे, ठीक है, इनडायरेक्टली। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में आर्किटेक्चर जो बनाया, किस रूलर ने बनाया भाई, जैसे कि 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, दिन का झोंपड़ा, ये ध्यान रखना है आपका। तो ये किसने बनाया ऐसे पूछ लेगा, कुतुब मीनार किसने बनवाई, तो आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, तो क्रोनोलॉजी याद है ना, तो आप क्वेश्चन को निकाल ले जाओगे बहुत आराम से। तो दिल्ली सल्तनत में आपको एक तो आर्किटेक्चर किसने बनवाया, खिलजियों में से कौन जो है, अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट रूलर है, और जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मामलुक डायनेस्टी का है, तो इसने क्या क्या बनवाया, इल्तुतमिश आया, सबसे लास्ट वाला कौन था जिसका बाबर से युद्ध हुआ था, ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। अब आपको जब डायनेस्टी की क्रोनोलॉजी याद है तो ये क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। लोधी डायनेस्टी लास्ट में थी जिससे बाबर का युद्ध हुआ था, तो इब्राहिम लोधी होगा, ठीक है, बहलोल लोधी ने उसकी स्थापना की थी। तो ऐसे आपको ना कनेक्टिंग डॉट्स देखने हैं, आपको इस हिसाब से ही पढ़ना है कि अच्छा इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, क्रोनोलॉजी भी याद कर लोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। मुगल एम्पायर से आर्किटेक्चर, अकबर ने क्या बनवाया, शाहजहाँ ने क्या बनवाया, ताजमहल किसने बनवाया,
जामा मस्जिद किसने बनवाई, ये सारी चीज़ें भाई क्रोनोलॉजी से आपको याद हो जाएंगी। भाजसा से आप क्रोनोलॉजी कर सकते हैं, भाजसा। ठीक है, इससे क्रोनोलॉजी आप याद कर सकते हैं मुग़ल एम्पायर की। और मुग़ल एम्पायर 1526 टाइम पीरियड जरूर याद होना चाहिए भाई आपका, दिल्ली सल्तनत का और इसका मुग़ल एम्पायर का। नेक्स्ट है भाई यूरोपियंस कब आए। तो यूरोपियंस के बारे में क्वेश्चन आते हैं। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो कब बनी, कैसे बनी, क्रोनोलॉजी क्या है। वेरियस यूरोपियन पावर्स केम टू इंडिया। देखिए डिफरेंट डिफरेंट पावर्स आई थी यूरोप से, ठीक है। जो है इंग्लिश आए थे, फ्रेंच आए थे, डच आए थे। तो इनकी आपको क्रोनोलॉजी थोड़ी पता होनी चाहिए कि पहले कौन सी आई थी और उसके बाद कौन सा आया था, फिर उसके बाद कौन सा आया था। इसके अलावा आपको इनकी फैक्ट्रीज याद रखनी है। फैक्ट्री से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ़र्स्ट फैक्ट्री अंग्रेज़ों की कहाँ पे लगी थी, ठीक है। और किसके दरबार में जो है, किस मुग़ल शासक के दरबार में जो है, नाम पूछ लेंगे आपसे, कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप से पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान रखना है इस एरिया पर। जो मैं बोल रहा हूँ उन सब चीज़ों पे ध्यान दें भाई, जो सारी ये वही बोल रहा हूँ मैं, जो सारी चीज़ें पूछी गई हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन आएगा। किसने इसकी स्थापना करी, कब करी, ठीक है, और किस वजह से ये बनी, ये तो नहीं पूछेगा, बट फॉर्मेशन का आपको ध्यान रखना है कब बनी। पहला जो है इसका जो है आईएनसी का सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, स्थापना किसने रखी थी, ठीक है। और गरम दल नरम दल नेताओं के बारे में थोड़ा ध्यान रख लें। इसके लीडर्स हैं, इससे पहले जो आईएनसी फॉर्मेशन हुआ था उससे पहले जो लीडर्स थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स, उन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे। जैसे पुनर्जागरण के पिता कौन है, राजा राम मोहन राय, इनके बारे में पढ़ लें। इन्होंने जो है कौन कौन सी सभा बनाई थी। उसके बाद दादा भाई नौरोजी, आत्माराम पांडुरंग, इनके बारे में देख लें। ज्योतिबा फूले, ये तो मैंने एग्जांपल दिए हैं, और भी हैं, ठीक है। वुमेंस के बारे में भी देख लें। तो इनसे भी क्वेश्चन बनता है भाई। और आईएनसी के डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में प्रेसिडेंट कौन कौन बने हैं। जैसे आईएनसी का जो है प्रेसिडेंट आज़ादी के टाइम पे कौन था, 1947 में कौन था। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब आप देख लो। मैं वही बता रहा हूँ जो पूछा हुआ है, बिल्कुल। और क्वेश्चन कैसे आए हैं, 1857 जो रिवॉल्यूशन है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। उसके अलावा इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा देखिए जो है लीडर्स डिफरेंट, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और अलग अलग जगह से, जैसे कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, दिल्ली से किसने किया था, कानपुर से किसने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है काफ़ी ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन। तो 1857 की क्रांति हमारे लिए हो जाती है इंपॉर्टेंट, ठीक है डियर लर्नर्स। तो उसके अलावा नेशनलिस्ट मूवमेंट और जैसे स्वराज, अराइवल ऑफ गांधी, ये भी ध्यान रखना है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये कब हुआ, क्रिप्स मिशन भारत कब आया, कैबिनेट प्लान कब आया, गांधी जी और इरविन का पैक्ट कब हुआ। तो इंपॉर्टेंट हैं जो चीज़ें, वो याद रखनी है आपको। इसके अलावा आपको एक्ट याद रखने हैं, जो एक्ट लाए थे, जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से लेके जो रेगुलेटिंग एक्ट आए थे वो आपको याद रखने हैं। रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट पे ख़त्म हुआ था। तो 19 जो है 19 का ये इम्पोर्टेंट है, 1909 का इम्पोर्टेंट है, 1935 ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये एक्ट आपको पढ़ने हैं, रेगुलेटिंग एक्ट जो स्टार्ट हुए थे, ठीक है भाई। ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवॉल्यूशनरी लीडर्स, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। इसके अलावा भी और जो हमारे रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। जैसे त्रिपुरी और हरिपुरा सेशन, जो है सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंट बने थे त्रिपुरा और हरिपुरा सेशन के, कब हुआ था, 1938 और 39 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं और इन एरिया पर फोकस करना है। मूवमेंट लेड बाय गांधी, गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट लीड किए, और गुरु कौन थे गांधी जी के, पॉलिटिकल गुरु। फर्स्ट जो है सत्याग्रह गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अहमदाबाद मील स्ट्राइक कब हुई थी, जलियांवाला बाग जो है मैसेकर कब हुआ था। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं और हिस्ट्री में आप अपने नोट्स पढ़ सकते हैं। बाकी अगर नहीं पढ़े हैं तो भाई आप कहीं से भी एक बुक ले लीजिए, हिस्ट्री की कोई भी बुक, पर्टिकुलर मैं बुक का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं हिस्ट्री की, अच्छी बुक ले लेना। लेकिन अगर आपके पास नोट्स हैं अपने तो वेल एंड गुड है, उसमें ही ऐड करते रहना। जब आप PYQ करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है भाई। इसके अलावा बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे हैं, और 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन है। 1 से और 5 जो 5 ईयर प्लान है वो इम्पोर्टेंट है। 11वां 12वां का ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। तो की फोकस एरिया पूछे हुए हैं 5 ईयर प्लान्स के, और कब आए थे 5 ईयर प्लान्स ये भी आपको बताना है, और आपका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी इनकी कौन सी थी 5 ईयर प्लान्स की, ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो हमारा एरिया है मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम, बैंकों का जो है नेशनलाइजेशन कब किया गया, ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी कौन लाता है, ये थोड़ा सा आप देख लें आरबीआई की। ठीक है, आरबीआई कब बनी थी, कौन से एक्ट के थ्रू बनी थी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन लाता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्यों लाई जाती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, सीएसआर, तो जैसे वो होता है ना वो लिक्विडिटी जो है, एसएलआर, और ईआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर होता है। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है भाई। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चन, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ रखा है एसएलआर की फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर बोलते हैं इसे, एलएसआर नहीं बोलते, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, इनकी फुल फॉर्म। तो इकोनॉमी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट बजट से क्वेश्चन पूछ रखे हैं 2021 के एग्ज़ाम में। तो बजट अभी 2025 का जो आया है उसका आपको ध्यान रखना है, 2024 का थोड़ा सा देख ले। इकोनॉमिक सर्वे भी वैसे अगर किसी ने वीडियो डाल रखी हो यूट्यूब पे, वहाँ से देख लेना, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इस चीज़ को। ठीक है। ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन है, डैम से रिलेटेड, इंटरनेशनल, वर्ल्ड के डैम्स और इंडिया के जो इंपॉर्टेंट है, लेक्स पूछ लेता है आपसे। नॉर्थ ईस्ट पे फोकस है, जम्मू कश्मीर पे फोकस है। केरला की को जो लेक्स हैं वो याद रख लें आप, इंपॉर्टेंट हैं वो। ठीक है भाई। तो यहाँ से ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनते हैं। एनवायरमेंटल लेयर्स, जो ये हमारी अर्थ है इसके ऊपर जो लेयर्स होती हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप ये देख लें। सोलर सिस्टम के ऊपर आप तैयार कर लें। ठीक है, सोलर सिस्टम पढ़ लें अपने जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में। अर्थ का स्ट्रक्चर है तो ये आप देख लें, कोर, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, आउटर मेंटल, और ये क्रस्ट, आउटर कोर जो है मेंटल, इनर मेंटल, ये आउटर कोर है और इनर कोर है। तो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उससे क्वेश्चन आया हुआ है, वो आप देख लें अपने ज्योग्राफी के जहाँ से भी आपके नोट्स हैं। ठीक है, या किसी बुक से पढ़ लें आप। तो ये अर्थ का स्ट्रक्चर है, इससे क्वेश्चन आए हैं, और इनको जोड़ने वाली जो कंटिन्यूटी हैं उन्हें भी आप याद रखें। ठीक है, और इनका जो है ये भी पूछ लेगा कि कितनी जो है कितने नीचे तक होते हैं, तो किलोमीटर्स में कितने किलोमीटर तक फैला होता है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। वेदर, डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, तो इंडिया में कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा देखिए ज्योग्राफी में पूछ लेगा आपसे जो लाइंस होती हैं, जो लाइन नहीं होती जैसे दो कंट्रियों को कनेक्ट करती हैं, जैसे रेड क्लिफ लाइन, इंडिया और पाकिस्तान, तो जो दो कंट्रियों के बीच में दो कंट्रियों को जोड़ती हैं, जो अलग करती हैं, उस लाइन को आपको ध्यान रखना है। इंडिया के आसपास की कंट्री के साथ, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान, चाइना, इंडिया और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान, ये सब है। यूरोप में कोई कंट्री है तो उससे भी आप एक बार देख लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के। उसके अलावा स्ट्रेट जो क्वेश्चन होते हैं, जल डमरू जिसे बोलते हैं, कनेक्टिंग टू कंट्रीज़ और ओशंस को, जैसे बियरिंग स्ट्रेट है, जो है आर्कटिक जो है सी को, और इधर कौन सा है, अटलांटिक सी, अटलांटिक नहीं है वो, पैसिफिक ओशन को जोड़ती है। ऐसे जो स्ट्रेट है वो उनके बारे में आप देख लें, जो इंपॉर्टेंट स्टेट है भाई उनके बारे में आपको पढ़ना है। 8-10 स्टेट हैं, 10 मिनट का भी काम नहीं है वो, 2-3 बार पढ़ लेना उसे। इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, नॉर्थ की ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक रेंज, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। साउथ में नीलगिरी हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा माइंस मिनरल्स कहाँ पे मिलते हैं, लोकेशन पूछी हुई है इनकी माइंस की। ठीक है, जैसे कि आयरन या फिर कोल कहाँ पे मिलता है, स्टेट का नाम आपको ध्यान रखना है। दूसरा है हाईएस्ट पीक एंड हिल्स इन माउंटेन रेंज, तो गारो, खासी, जैंतिया, इनके बारे में पूछ रखा है, गारो, खासी और जैंतिया। अरे भाई मिट क्यों रहा है बार बार। तो ये किस जो है हील पे पड़ती हैं, गारो, खासी और जैंतिया कहाँ पे पड़ती हैं, इनकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, तो आपको इसी तरह से याद रखनी है चीज़ें। इसके अलावा सेंसस जो है, सेंसस से क्वेश्चन बनते हैं, हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ठीक है, और आपकी जो है सेक्स रेशियो किस स्टेट का ज़्यादा है, कम है,
एजुकेशन लिटरेसी रेशियो किसका ज़्यादा है, कम है, पॉपुलेशन, पहला सेंसस, फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ था, ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किसने करवाया था, अब ये कौन सा सेंसस होगा, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। इलेक्शन कौन से हुए हैं लोकसभा के इलेक्शन कौन से हुए हैं, मिनिस्टर्स के बारे में थोड़ा ध्यान रख लें, कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री किसी मिनिस्टर के पास है तो, क्योंकि अभी 2024 में ही इलेक्शन हुए हैं ना, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने लाजमी है। उसके अलावा एग्रीकल्चर पे आपको खरीफ की फसलें और रबी की फसलें, इन चीज़ों पे दोनों पे ध्यान देना है, ठीक है। तो कितना एनवायरनमेंट चाहिए, कौन कौन सी फसलें हैं रबी की, खरीफ की, और सीज़न किस सीज़न में बोई जाती हैं, ये ध्यान रखें। जायद की भी है इसके अलावा, जायद। उसके अलावा फर्टिलाइज़र एनपीके जो है, इनका रेशियो कितना रहता है फर्टिलाइज़र्स में, अगर कोई स्कीम है फर्टिलाइज़र से रिलेटेड वो भी पढ़ लें। उसके अलावा देखिए क्वेश्चन पूछा गया है हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री और स्टेट, अगर देखिए वीट या फिर कोई दूसरी जो एग्रीकल्चर की क्रॉप है उसका हाईएस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री में कौन सी है या फिर स्टेट कौन सा है, वो आपको ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर से इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर नहीं बनेगा कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं, उसी को एनालिसिस करके देख रहे हैं। ये आपके एसएससी के लिए भी बहुत काम का है ये चीज़ें, ठीक है। एसएससी में थोड़ा सा एडवांस लेवल आता है, ये मैं मान रहा हूँ, उन्होंने अपने लेवल को इंक्रीज़ करा है, बट जो हमारा आरआरबी एनटीपीसी है सीबीटी 1 में बहुत ज़्यादा अभी ऐसा एडवांस लेवल नहीं है, बट सीबीटी 2 होगा, हाँ उसमें थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ कर देते हैं वो क्वेश्चंस का। इसके अलावा कंप्यूटर के 2 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं भाई, वैसे 2 ही क्वेश्चन देखे हैं मैंने हर एक शिफ्ट में। तो इम्पोर्टेंट एरिया है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये आपको देखना है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, इनसे क्वेश्चन पूछता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। और एक्सेल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो है वर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो कंप्यूटर की कोई भी एक बुक उठा लेना, ठीक है। वैसे अरिहंत की बच्चे पढ़ते हैं, तो अरिहंत की ये कोई भाई प्रमोशन नहीं है किसी भी बुक का, कभी आप सोचो मार्केटिंग कर रहे हो, नहीं, बस बच्चे पढ़ते हैं, वो अरिहंत की बुक है, छोटी सी कोई भी पतली सी बुक ले लेना जहाँ पे ये सारी चीज़ें दे रखी हो कंप्यूटर के। 2 क्वेश्चन तो आने ही है, और मोस्टली फुल फॉर्म पूछ रहा है क्वेश्चंस की, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस, एग्जामिनर का फोकस इतना ही था बस इस पर। इसके अलावा क्या है भाई, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब हमने सारे सब्जेक्ट डिस्कस कर लिए, जीके जीएस के, ठीक है। जो जितने भी की एरियाज़ थे डियर लर्नर्स, जितने भी की एरियाज़ थे मैंने सारे डिस्कस कर लिए। अब देखो, अब कहते हैं बच्चे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। भाई सबसे पहली स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी पीवाईक्यू का एनालिसिस करें, अगर खुद से नहीं कर सकते तो मैंने आपको करके दे दिया ये वाला, ठीक है। इसके अलावा आप पीवाईक्यू जो मेरी चल रही है सीरीज़ उसे देख सकते हैं, जीके जीएस के कंप्लीट पीवाईक्यू है, वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया, लेकिन आपको पीवाईक्यू जो है पता लग जाएंगे किस एरिया से है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो एनालिसिस करिए, 2 से 3 बार पीवाईक्यू को पढ़िए, उससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएंगे। अगर हमारा रिपीट क्वेश्चन कोई हो गया, और रिपीट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं क्वेश्चन के, स्टेटिक क्वेश्चन के, ठीक है। पॉलिटी में कुछ चेंज थोड़ी ना कर सकता है, तो जो रिपीट है जो क्वेश्चन है वो रिपीट होने के चांस है, इसलिए 3 से 4 बार, मैं तो कहूँगा 3 से 4 बार एक बार फटाफट पीवाईक्यू जितने भी सब पढ़ डालिए, और उन्हें एनालिसिस मैंने आपको करके देख लिया, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। बाकी जो की एरियाज है मैंने आपको बता ही दिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, सबसे पहला टारगेट होना चाहिए आपका सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। अगर आप बिना सिलेबस के कंप्लीट करें, ये सोचें कि भाई मैं एग्ज़ाम में टॉप कर जाऊंगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। की एरियाज़ आपको मार्क्स इम्प्रूव करके देंगे, जहां आप 25 क्वेश्चन सही कर लेते हैं वहां आप 30 से और 35 क्वेश्चन सही कर पाएंगे, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और पीवाईक्यू एनालिसिस अच्छे से हुआ है। इसके अलावा आपको देखो की एरियाज़ पे जो मैंने आपको बता दिए, इन पे फोकस करना है, और ऐसे बच्चों से दूर रहें जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, और जो बोल रहे हैं कि भाई ये तो पूछ लिया ये नहीं आएगा, तो आपकी गलतफहमी में जी रहे हो आप, ठीक है। तो की एरियाज़ पे फोकस करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसे रिवाइज़ करना है। देखो ये मूल मंत्र होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी एग्ज़ाम को पढ़ने का और क्रैक करने का एक ही सबसे अच्छा उपाय है, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। कम पढ़ो लेकिन रिवाइज बार बार करो, प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस तो करते नहीं भैया, आप पढ़ लोगे एक बार पॉलिटी, मान लो आपने प्रियम्बल पढ़ लिया, ठीक है, पॉलिटी कंप्लीट पढ़ ली, अब भाई आप जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, पीवाईक्यू नहीं लगाओगे, तो कैसे पता चलेगा। तो आपको रिवाइज़ करना है, और एक बार में तो भाई सारी चीज़ें याद होती नहीं है, आप चाहे कितने भी बड़े खलीफा हैं, 30 मार्क आएँ, एक चीज़ एक बार में याद नहीं होगी। पॉलिटी आप एक सब्जेक्ट को 2 से 3 तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको, कम से कम 5 से 6 बार पढ़ लें वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप हर समय नए नया पढ़ने के चक्कर में पागल रहेंगे तो फिर उससे कुछ नहीं होने वाला भाई, एग्ज़ाम तो निकलेगा नहीं, लेकिन आप कुछ और ही बन जाएंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम निकालने के लिए हमें रिवाइज़ करना है बार बार, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखना बंद करना है,
कि इसकी भी वीडियो देख लूँ, उसकी भी वीडियो देख लूँ, खुद से पढ़ने का ट्राई करें, ठीक है, जो ईजी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, पॉलिटी, अब आप पॉलिटी के लिए वीडियो देखेंगे तो फिर तो भाई दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको करंट अफेयर्स की आप देख सकते हैं, बार बार नहीं दे, मतलब ऐसा नहीं है कि अब किसी ने और टीचर ने डाली उसकी भी वीडियो देख ली, बहुत ज़्यादा और देख ली और नया कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। जो क्वेश्चन होता है ना वहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम, जितना आप वीडियो देखोगे उससे अच्छा है आप पढ़ लो, ठीक है, उसे रिवाइज कर लोगे 2 बार में। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हमारा जो आता है सिलेबस कंप्लीट है, पीवाईक्यू कर लिए हैं तो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो ए वीक में 2 मॉक टेस्ट होने चाहिए आपके, ठीक है। अगर सिलेबस कंप्लीट है तो, सिलेबस नहीं है तो वीक में एक टेस्ट तो ज़रूर लगाएं आप, और उसका अच्छे से एनालिसिस करें टेस्ट का। उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आस्क इन वेरियस एग्ज़ाम्स। देखो कुछ क्वेश्चन है जो ऐसे होता है कि हम ना, 1 मिनट रुकिए भाई। देखो आप आरआरबी एनटीपीसी के तो मैं करवा ही रहा हूँ, है ना, आप यहाँ से कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, नो इशू, जहाँ से आपको अच्छा लगे आप वहाँ से कर सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी के। इसके अलावा आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ है उसके भी लगा लें, कांस्टेबल जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है वो भी लगाएं, एसएससी का जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है, जीडी का एग्ज़ाम हुआ है आई थिंक 2025 में, उसके क्वेश्चन भी लगा लें। इससे क्या है कि एसएससी का जो पेपर सेट करती है तो वो एजेंसी इसका भी लेती है, तो आपको जो है करंट अफेयर्स का काफ़ी आइडिया मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एसएससी का जो आरआरबी जो ये एसएससी का जो जीडी का जो पेपर हुआ था इसका जो मैं करवा दूंगा पीवाईक्यू, बाकी मैं आरआरबी एनटीपीसी का करवा रहा हूँ, बाकी आप खुद भी देख देख सकते हैं। इनके क्वेश्चंस लगाइए, आरआरबी एसआई है और कांस्टेबल के सेम है, सेम सिलेबस है, की एरिया सेम है इनके, नहीं तो मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने शायद आरपीएफ एसआई के कुछ सेट डाले भी हैं, कांस्टेबल का भी मैं डाल दूंगा अगर आप कहेंगे तो, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी हिसाब से मैं भैया आपको फिर करूँगा। और मेन देखिए मैं आपको बताऊँ, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज डियर लर्नर्स, अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो हो जाएगी आपको दिक्कत। पता क्या होता है जब हम रिवाइज नहीं करते, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा होता है, 4 ऑप्शन ऐसे दे रखे होते हैं। अब जब हमारा रिवीजन कम होता है ना तो हम ऐसे दो दो ऑप्शन में ना हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि यार ये सही है या ये सही है। अगर आपने रिवाइज 2 बार और कर लिया होता तो आपका ये आंसर सही हो जाता और आपका टाइम जो वेस्ट हो रहा था सोचने में वो टाइम भी बच जाता, ठीक है डियर लर्नर्स। तो ये है रिवीजन का फ़ायदा। मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि आप रिवाइज़ करें, कम पढ़ें लेकिन रिवाइज़ करें, साथ के साथ रिवाइज़ कर लें अगर जो चीज़ आपने पढ़ी है तो। बहुत ज़्यादा वीडियोज़ पे रिलाई नहीं करना है भाई, वीडियोज़ आपको उस टाइम के लिए तो खुशी दे देंगी लेकिन अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अपने जो नोट्स हैं तुम्हारे पास भाई उसे पढ़ो, ऐड करो उनमें जो भी करना है, ऐड ऑन करो, कंसोलिडेट करो अपने मटेरियल को। अब आती है बुक्स की बात, तो देखिए भाई मैं फिर कहता हूँ आपसे, आप जो है किस, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं सारी बुक्स अच्छी हैं। आपने अगर कोचिंग ली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कोचिंग का मटेरियल पढ़ सकते हैं। मेरा ऐसा कि किसी के प्रति बायस्ड नहीं है या अनबायस्ड नहीं है, मैं तो भाई आपको सही बताऊं, जहाँ से आपको सही लग रहा है पढ़ना, की एरियाज़ पे अगर आपका फोकस हो रहा है, टीचर ने अच्छे से कवर कराया है, जिस बुक में दे रखा है आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। नहीं तो भाई आपको मैं पॉलिटी की बता दूँ भैया आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो, तो आपके पास नोट्स हैं तो आप उसे ही पढ़ लो ना। लक्ष्मीकांत भाई यूपीएससी लेवल की है, वो बुक तो अच्छी है, वो काफ़ी नो डाउट बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। लेकिन आपके जो नोट्स हैं वो करवाएं उनमें से पढ़ लो, कोई अगर आपके पास लूसेंट वगैरह है तो वो पढ़ लो, ठीक है। बस आपके एरियाज़ कवर होने चाहिए, मेन बात वो है। नोट्स हैं आपके कोचिंग के वो पढ़ लो, और उसमें जो है आप ऐड ऑन करते रहो, अगर आपको कोई नया क्वेश्चन दिखता है एनालिसिस करके, और अपने मटेरियल को एक जगह कंसोलिडेट कर लो ताकि आपको परेशानी ना हो। करंट अफेयर्स के लिए देखिए आप 1.5 ईयर के जो है करंट अफेयर्स कर सकते हैं, कोई भी एक मैगजीन पढ़ लो, वन लाइनर जो आती हैं, ठीक है, वो पढ़ सकते हैं। अब भाई स्टूडेंट का एक डाउट है कि सर एग्ज़ाम कब होगा, ये कॉमन क्वेश्चन है भाई, पूरे यूट्यूब भरा पड़ा है इससे, एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम कब है। तो डियर लर्नर्स देखिए, आपको मई तक पूरी तरह से तैयार हो जाना है, ठीक है, 15 मई तक। उसके बाद आपके पास चाहे इतना कभी भी हो पेपर, टाइम है नहीं है आपके पास, आप सोचो कि हाँ मैं बाद में पढ़ लूँगा, तो आप भाई टाइट हो जाइए इस मामले में, ठीक है। तो मई के एंड में या जून में तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा। अभी एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा है भाई, काफ़ी टीचर्स उस पर बता भी रहे हैं, तो भाई जो भी हो, वो फेक हो या फिर ओरिजिनल हो, जो भी हो ऑफिशियल हो हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है कि हमारा एग्ज़ाम 15 मई को है, बस अपना टारगेट ये रखिए 15 मई को हमारा एग्ज़ाम है। उसके बाद कभी भी हो, जून में हो जुलाई में हो, तो वो हमारे मार्क्स से इम्प्रूव करेगा भाई, और क्या करेगा, ठीक है। अब एक कॉमन क्वेश्चन और आता है भाई,
पढ़ने में मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ने में मन नहीं लगता, तो सोशल मीडिया जो साइट्स हैं, आपकी जो एप्लीकेशन है इंस्टा वगैरह, तो कुछ टाइम के लिए भैया आप उसे थोड़ा कम कर दीजिए। ये एक अच्छा ऑप्शन है। या फिर आप पढ़ते टाइम, एक ऐप होती है फॉरेस्ट ऐप। इसमें क्या है कि जैसे ही आप इसको ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो ये क्या है कि जैसे आप पढ़ोगे, आपने अगर फ़ोन ओपन किया, कोई एप्लीकेशन, पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए भी लग जाता है ये, तो यहाँ पे एक ट्री ग्रो करेगा, तो 30 मिनट तक वो ट्री ग्रो होता रहेगा, फिर आप चलाओगे ही नहीं। मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, मैं यूज़ करता हूँ इसे, फॉरेस्ट ऐप को। बाकी आप सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो, उनका थोड़ा कम इस्तेमाल करिए। शॉर्ट्स अभी के लिए कम कर दीजिए भैया, आप देखना, ठीक है। वो इंस्टेंट, एक बार तो इंस्टेंट खुशी देंगे वो, फिर कोई ऐसी वीडियो, वो हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं भाई, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, ऐसे चलता रहता है उस पर। तो हम पढ़ने में मोटिवेशन वीडियो देखें, नो, ऐसी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है मोटिवेशन वीडियो देखने में, आप देख सकते हैं। बट सिर्फ मोटिवेशन वीडियो देख के ही आप बस मन ही मन में सोचते रहें, उससे कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी। और टारगेट्स बनाइए अपने, स्मॉल स्मॉल टारगेट्स, सब्जेक्ट को, डेज़ को डिवाइड कर लीजिए सब्जेक्ट में। एक दिन को अपने 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तीनों पढ़ने हैं, तो 2-2 3-3 घंटे आप 6 से 7 घंटे आप पढ़ लो, ये ज़्यादा अच्छा है इस टाइम पे, क्योंकि आउटपुट एग्ज़ाम के टाइम पे काफ़ी अच्छा निकलता है। तो अपने टारगेट बनाइए और अपने आप को खुद को रिवार्ड दीजिए। जैसे कि आपने कोई टारगेट बनाया, आज उस टारगेट को अचीव कर लिया, तो अपने आप को एक चॉकलेट अच्छी सी खिला दो, जो आपको पसंद हो वो खा लो। इससे क्या है कि हमारा दिमाग ना, मतलब चीज़ को काफ़ी रिवार्ड, जो चीज़ मिलती है ना हमें, तो उससे काफ़ी खुशी मिलती है, फिर हम उस चीज़ को और ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। और अपना मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट का स्कोर चेक करो, अच्छा स्कोर आता है, अपने आप को रिवार्ड दो, ठीक है। और ये वो सोचो कि भाई तुम्हें जो आता है ना, वो काफ़ी आता है और तुमने काफ़ी पढ़ा है, और अपने आप को डिमोटिवेट कर लोगे, यार ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं अरे यार नहीं होता है भाई, कई बार नहीं आते हैं क्वेश्चन, आते हुए भी गलत हो जाते हैं, तो इसी चीज़ के लिए तो मॉक टेस्ट है, PYQ है, तो वो आप लगाइए, ठीक है। और अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना है भाई, बिल्कुल भी, इस टाइम तो बिल्कुल नहीं। और इफ़ यू डू नॉट स्कोर गुड इन मोक फोकस एनालिसिस, तो अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं मोक में, तो आप फोकस करिए, ठीक है, जो मोक हुआ है उसके एनालिसिस पे, कि यार ये क्वेश्चन अगर मेरा एग्ज़ाम में आ गया तो कैसे होगा, ठीक है भाई। और अच्छा खाना खाना है आपको कुछ टाइम तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं होना है। इन सब चीज़ें, आपको ये चीज़ें बहुत छोटी लगेंगी, लेकिन ये चीज़ें बहुत इफेक्ट डालती हैं। पॉजिटिव माइंडसेट लोगों के साथ रहिए, अभी आपको किसी भी नेगेटिव पर्सन के साथ नहीं रहना है। यार एग्ज़ाम नहीं होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, सेंटर कहाँ आएगा, ये सब चीज़ें यार कॉमन क्वेश्चन है ये। और लोग आपस में, आपके सराउंडिंग में बहुत से लोग करेंगे। एक तो 2 कैटेगरी होते हैं स्टूडेंट की, जो सिर्फ बातें बनाते हैं, जो सिर्फ आपको ज्ञान देंगे, ठीक है। मोटिवेशन, सारा दिन रील्स देखेंगे और मोटिवेशन देखते रहेंगे, वो फिर एग्ज़ाम के ऊपर ज्ञान देंगे। दूसरे होते हैं जिनको पढ़ना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, अपना अच्छा स्कोर कर जाएंगे, किसी को ज़्यादा फालतू मतलब नहीं रखना क्या चल रहा है, बस अपना स्ट्रेटजी डिफाइन कर लेंगे, इस स्ट्रेटजी से पढ़ना है और अपना कर जाएंगे। और अगर आपके पास, आपको घर पे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है कि यार आप पढ़ नहीं पा रहे, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके आसपास अगर कोई लाइब्रेरी है तो। नहीं तो आप एक कमरे में, भाई 2 महीने की बात है, आप एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं है ये, आप निकाल ले जाओगे, बस आप अपने आप को टाइम दे दो, ठीक है। और एक चीज़ और होती है कॉमन, बार बार उसे ही पढ़ते हैं बच्चे जिसमें उसका मन लगता है, तो ये नहीं करना है भैया आपको, ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट को जो है रिस्पेक्ट देनी है, और ओनली एक सब्जेक्ट पे ही नहीं फोकस करना है, या रीजनिंग मैथ पढ़ के चलो ये हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। 40 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन का वेटेज आप समझ सकते हैं, 90 क्वेश्चन है हमारे प्री और मेंस में, CBT 1 में, CBT 2 में, आप सोच सकते हैं 90 क्वेश्चन कितने होते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन डिफाइन कर देगा, और बच्चे रीजनिंग मैथ के चक्कर में GS को पढ़ते ही नहीं है, चलो बाद में कर लेंगे, तो ऐसे थोड़ी ना यार, GS याद होती है 3 से 4 बार में, कोई भी सब्जेक्ट कर लो आप, जितना मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे उतना ही चीज़ें याद होंगी, इसी तरह से GS है, मॉक टेस्ट लगाओ, चीज़ें याद होंगी पढ़ने से ज़्यादा। PYQ एनालिसिस करो डियर लर्नर्स, तो ये आपका रामबाण है। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट स्ट्रेटजी हमने डिस्कस कर लिया, आप, आशा करता हूँ कि आप सभी से फॉलो करेंगे, और अच्छा स्कोर भी आपका आएगा मॉक्स में भी और एग्ज़ाम में भी, अच्छे से आप पढ़ेंगे तो अच्छा स्कोर आएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। बाकी आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, और मैं जो PYQ सीरीज़ करा रहा हूँ आप उसे देखिए, डेली जो है क्लासेस आएंगी। आपके कोई और भी डाउट हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी एक क्लास लेके आ जाऊँगा, अगर आपसे और कोई दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पे मैंने कंप्लीट हॉलिस्टिकली आपको सारी चीज़ें बताई हैं।
ठीक है भाई, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मेरी बाइलिंगुअल क्लास रहती, तो आप देख सकते हैं। वैसे हिंदी वालों के लिए भी चला रखी है मैंने, हिंदी वालों के लिए ही, बट आप कहेंगे तो इंग्लिश का वर्जन भी लेके आ जाऊँगा। ठीक है भाई, तो बाकी आपको देखो टेंशन नहीं लेनी है। लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें पसंद नहीं होता, हमारे अगेंस्ट हो रही होती हैं, फिर हम भगवान से कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। ठीक है भाई, हो रहा है तो अब है जो किस्मत में है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। अगर आपने हार मान ली तो वहाँ पे फिर हो सकता है आपका वो अटेम्प्ट ही आपको सक्सेसफुल बना दे। इसलिए आपको किसी भी हाल में किसी भी पर्सन से नेगेटिव थॉट्स को गेन ही नहीं करना भाई। कुछ भी सोचो, अपने को पढ़ना है बस। कुछ टाइम की बात है यार, 2-3 महीने हैं, पढ़ लो अपने आराम से। 2-3 महीने भी कहाँ, जितना आपने पढ़ा है बस उसको वेस्ट मत जाने दो। फिर आप उसके बाद सारा इन्जॉय करना। बाकी आपको अगर क्लास पसंद आ रही है, अगर आपको जीवन में कोई दिक्कतें चल रही हैं, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपका ये कंट्रीब्यूशन ही हमारे लिए जो है मोटिवेशन है भाई। ठीक है, आपका सिलेक्शन ही जो है हमें जो है आगे इंस्पिरेशन देगा कि चलो हम और मेहनत करते हैं अच्छे से। तो ये सारी मेहनत आपके लिए हो रही है, आप इसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। एसएससी का भी मैंने करवा रखा है, पीवाईक्यू, एसएससी सीजीएल का आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा देखो भाई, मैं एक चीज़ और स्टार्ट कर रहा हूँ, टेस्ट। उस टेस्ट में क्या होगा, मैं एक टेस्ट लाऊंगा 50 क्वेश्चन का, जीके जीएस का। उसमें सारे सब्जेक्ट मिक्स होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे। और उसमें क्या रहेगा कि पी वाई क्यू बेस्ड रहेगा। वो पी वाई क्यू में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 50 क्वेश्चन का रहेगा, आपको लगाना है। मैं उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आपको क्वेश्चन देखना है, आपको टाइम मिलेगा 30 सेकेंड का या 1 मिनट का। तो फिर आपको वो क्वेश्चंस लगाने हैं और अपने आंसर्स देखने हैं, और कमेंट सेक्शन में टाइप करना है आपके कितना स्कोर बना। और पर जो है क्वेश्चंस आपको टाइप करते रहना है, ठीक है, कमेंट में लिखना है। तो जितना आप इंगेजिंग बनाएंगे तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, अन्यथा बंद कर दी जाएगी। ठीक है भाई, तो चलिए हम यहीं पे अपनी जो है क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद।